ये सील है फेरो टूटनखामुन के टॉम की, जो कि 3245 सालों में पहली बार खुलने जा रही थी। जब इस सील को खोला जाता है और आर्कियोलॉजिस्ट इस टॉम के अंदर जाते हैं तो बड़ी ही अजीब चीज होती है। जैसे ही ये टूटनखामुन की मम्मी को खोलते हैं तो अफवाहें फैल जाती हैं कि इन्होंने टूटनखामुन के खतरनाक कर्स को जिंदा कर दिया। अब आपके और मेरी तरह सभी लोगों ने बोला कि ये कर्स वाली बात नॉनसेंस है, लेकिन फिर उसके बाद उन लोगों की मौत होना शुरू हो गई थी जिन्होंने टूटनखामुन के टॉम में कदम रखा था और उनकी मम्मी को खोला था। तो आखिर कैसे ये लोग मरते जा रहे थे और वाकई ये कर्स रियल भी था? इससे भी बड़ा सवाल कि आखिर फेरो टूटनखामुन था कौन और किस तरह ये अब तक का डिस्कवर हुआ सबसे मशहूर फेरो है। इस सब की वजह आपको अभी मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं टूटनखामुन से। इनको किंग टूट भी बुलाया जाता है। ये एंशिएंट इजिप्शियन फेरो थे 18 डायनेस्टी के ईयर 1332 से लेकर 1323 बीसी तक। ये एक नया किंगडम पीरियड था इजिप्शियन हिस्ट्री का। नया इसलिए क्योंकि इस टाइम से भी 1200 साल पहले पिरामिड्स ऑफ गीजा बने थे। उस टाइम के फेरोज अपने लिए पिरामिड्स बनवाया करते थे, लेकिन बाद में टूटनखामुन के दौर में फेरोज जमीन के अंदर अपना टॉम बनवाया करते थे। टूटनखामुन 9 साल की उम्र में ही रूलर बन जाते हैं। ये चीज मैं मेंशन कर दूं कि टूटनखामुन अब तक के डिस्कवर हुए सबसे मशहूर फेरो हैं पूरी दुनिया में। इसकी रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट रूलर थे ही नहीं। इसकी पहली रीजन ये है कि एक तो ये 19 साल की उम्र में ही मर जाते हैं और इनका रूलिंग पीरियड सिर्फ 9 से 10 साल होता है। दूसरा ये कि इनको जेनेटिक डिसऑर्डर था और हेल्थ इश्यूज थे। ये चीज इनकी मम्मी को एग्जामिन करके पता चली है और इनकी मम्मी की राइट लेग भी डिसेबल थी। इसके अलावा इनका टॉम भी कुछ खास नहीं था उस एरिया में अगर दूसरे फेरो से कंपेयर करें तो। अब बात करते हैं टूटनखामुन के टॉम की कि क्यों किसी को भी इनका टॉम नहीं मिला था 3000 साल से भी ज्यादा टाइम तक। इसकी बहुत सारी रीजंस थी। टूटनखामुन का अपनी लाइफ में फेमस ना होना पहली बात। दूसरी बात यह कि जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम पर फेरोज जमीन के अंदर अपना टॉम बनाना प्रेफर करते थे। तो एक एरिया है लक्सर इजिप्ट में वैली ऑफ द किंग्स के नाम से। यहाँ पर उस टाइम के फेरोज और नोबल शख्सियात को दफनाया जाता था। कुछ इस तरह दिखाई देते हैं ये सारे के सारे टॉम जमीन के अंदर, और यही वो एरिया है जिधर रैमसीज द सेकंड का टॉम और उसकी बॉडी मिली है। रैमसीज द सेकंड वही फेरो है जिसको बिलीव किया जाता है कि वो फिरौन था, जिसका कुरान में जिक्र है, क्योंकि इसकी ममीफाई बॉडी में सी सॉल्ट के ट्रेसेस मिले हैं जो कि ममीफिकेशन प्रोसेस के साल्ट से अलग थे, जिसका मतलब था ये डूब कर मरा था। खैर ये वैली ऑफ द किंग्स है। यहाँ पर बहुत सारे फेरोज, क्वीन और रॉयल मेंबर्स को दफनाया जाता था। इस वैली में कुछ इस तरह की एंट्रेंस होती है टॉम में जाने के लिए। अब क्योंकि ये टॉम सामने थे तो पूरी दुनिया ने देखे थे हिस्ट्री से लेकर अब तक, लेकिन टूटनखामुन का टॉम छुपा हुआ था और हिस्ट्री में किसी को भी नहीं पता चला कि टूटनखामुन था कौन और उसका टॉम भी है। अब छुपा हुआ कैसे था? एक तो इनका टॉम वैली ऑफ द किंग्स के मेन एरिया में नहीं था। दूसरा, टॉम में जाने की ऐसी एंट्रेंस होती है तो वहां पर टूटनखामुन की मौत के बाद दूसरे स्ट्रक्चर्स बने होंगे, तो एक्सीडेंटली इनके टॉम की एंट्रेंस बंद हो जाती है और इनका टॉम मलबे के नीचे छुप जाता है। तो हिस्ट्री में किसी को भी नहीं पता चलता कि टूटनखामुन के नाम का भी कोई फेरो था। तो इस तरह टूटनखामुन हजारों सालों तक किसी की नजर में नहीं आया। ये टॉम कैसे डिस्कवर हुआ, इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हावर्ड कार्टर एक आर्कियोलॉजिस्ट और इजिप्शियन एंथुसियास्टिक थे। ये पिछले 7 सालों से वैली ऑफ द किंग्स में फेरोज और उनके टॉम को स्टडी कर रहे थे। इस टाइम पीरियड में इनको काफी सारे आर्टिफैक्ट्स मिले थे जो बड़ी अजीब चीज पर पॉइंट कर रहे थे। इन आर्टिफैक्ट्स में एक इजिप्शियन फेरो का नाम था जिसके रिमेन्स आज तक डिस्कवर ही नहीं हुए थे। वो था फेरो टूटनखामुन। कार्टर ये बिलीव करते थे कि वैली ऑफ द किंग्स में जरूर कोई ना कोई टॉम ऐसा है जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ। कार्टर की इस एक्सपेडिशन को फंड कर रहे थे लॉर्ड कॉर्नवॉर पिछले 7 सालों से। इस पूरे टाइम में कार्टर को कुछ खास नहीं मिला था वैली ऑफ द किंग्स में। तो लॉर्ड कॉर्नवॉर कार्टर को बुलाकर बोलते हैं कि बस अब बहुत हुआ, मैं और फंड नहीं कर सकता तुम्हारी एक्सपेडिशन को। तो कार्टर उनसे आखिरी मौका मांगते हैं कि मुझे बस 1 साल दो, अगर मैंने कुछ डिस्कवर नहीं किया तो मेरी फंडिंग काट लेना। तो लॉर्ड कॉर्नवॉर मान जाते हैं। तो 1 नवंबर 1922 में ये अपनी सर्च को कंटिन्यू करते हैं। इसके 3 दिन बाद ही इनको टॉम मिल जाता है। इनकी टीम पुरानी जमीन की खुदाई कर रही थी रैमसीज द 6 के टॉम के साथ। तो अचानक इनको रेत और मिट्टी में दफन एक पत्थर दिखाई देता है। जब वो पत्थर हटाते हैं तो वो टूटनखामुन के टॉम की एंट्रेंस का स्टेयर केस होता है। तो कार्टर फौरन लॉर्ड कॉर्नवॉर को बुलाते हैं और ये इस टॉम के स्टेयर केस से नीचे जाते हैं। तो आगे उनको इस तरह की सील मिलती है। वो इसको खोलते हैं और अंदर जाते हैं। इनको 5000 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जिसमें डिसमेंटल कार्ड, प्राइसलेस ज्वेलरी, फर्नीचर, एंशिएंट वेपन्स और एक मम्मी मिलती है। जैसे ही टूटनखामुन का टॉम मिला था तो पूरी दुनिया में टूटनखामुन मशहूर हो जाता है। लेकिन इसके मशहूर होने की ऐसी क्या वजह थी? टॉम तो और भी थे वैली ऑफ द किंग्स में, तो इसकी क्या खास बात थी? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वैली ऑफ द किंग्स में इसके अलावा जितने भी टॉम्स थे वो एक्सपोज रहे हैं हिस्ट्री में। हजारों साल गुजर गए
तो कोई भी आ जा सकता था इनमें। तो इन टॉम्स में चोरियां भी हुई हैं, लोग कीमती चीजों को उठाकर ले गए होंगे और जो आर्ट वर्क है दीवारों पर उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है। टूटनखामुन के टॉम का किसी को भी नहीं पता था। तो इस टॉम की तमाम चीजें इजिप्शियंस के दौर से लेकर अब तक बेहतरीन तरीके से प्रिजर्व हैं। कुछ चीजें तो क्लियरली इजिप्शियन के दौर के रहन सहन और प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन करती हैं, जैसे कि टूटनखामुन का ये गोल्डन मास्क जो इनकी मम्मी के फेस पर मिला था। ये इजिप्शियन आर्ट वर्क का मास्टरपीस है जिसको प्योर गोल्ड और कीमती जवाहरात से बनाया गया है। दूसरा टूटनखामुन का ये गोल्डन थ्रोन जिसको बहुत ही फाइन डिटेल से बनाया गया है। इसके अलावा टूटनखामुन की बॉडी को 3 कॉफिन्स में बंद किया गया है और लास्ट वाला कॉफिन प्योर गोल्ड से बना हुआ है। इसके अलावा हथियार ज्वेलरी तो थे ही, साथ ही टूटनखामुन की पर्सनल चीजें भी थी जैसे कि कपड़े, गेम्स वगैरह जो कि फेरो की लाइफ को रिफ्लेक्ट करती हैं। टूटनखामुन का टॉम को इतना खास नहीं था अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे टॉम से वैली ऑफ द किंग्स में, क्योंकि वैली ऑफ द किंग्स में दूसरे टॉम्स में जो आर्ट वर्क है उसमें आपको बड़ी नफासत और डिटेल नजर आएगी, लेकिन टूटनखामुन के टॉम को देखें तो पहली बात इसमें आपको डिटेल नजर नहीं आएगी। दूसरी बात यह कि आर्कियोलॉजिस्ट ने यह नोट किया कि टूटनखामुन के टॉम की वॉल्स पर जो आर्ट वर्क किया गया है वो बड़ी जल्दी में किया गया है, क्योंकि वॉल्स पर पेंट के छींटे देखे गए हैं। तो इस टॉम में उन्होंने सफाई से काम नहीं किया, बस काम खत्म किया जल्दी जल्दी, जैसे कि उनके पास कोई टाइम कम हो। इसके पीछे क्या राज है ये राज भी उसी के साथ चला गया। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने टूटनखामुन को जगाया और उनके कर्ज को जिंदा किया। जिस दिन टूटनखामुन की मम्मी को खोला गया उसी दिन ही हार्वर्ड कार्टर की पालतू बर्ड को कोबरा ने खा लिया था उसके केज में। इसमें स्ट्रेंज बात यह है कि टूटनखामुन के अगर हम गोल्डन मास्क को देखें तो उस पर भी कोबरा बना हुआ है। कार्टर का ग्रुप थोड़ा परेशान होता है और कर्ज के बारे में भी बोलते हैं, लेकिन सब लोग यही बोल रहे थे कि बस ये कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं है। ऑब्वियसली अगर वहां पर काम कर रहे हैं तो सुपरस्टिशियस सोच तो आप रख ही नहीं सकते। इसके 4 महीने बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को मच्छर ने काट लिया था गाल पर। फिर एक दिन वो शेव कर रहे थे तो उनको उसी जगह पर कट लग गया और उनका खून बहना शुरू हो गया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस की ब्लड पॉइजन की वजह से मौत हो जाती है। इस डेथ का अजीब कोइंसिडेंस ये था कि जब टूटनखामुन की बॉडी को एग्जामिन किया जा रहा था तो उनकी चीक पर भी इंसेक्ट बाइट का निशान था। इसके बाद लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ है, तो पूरी दुनिया में हेडलाइन बन जाती है कि इजिप्शियन फेरो का कर्ज जिंदा हो गया। लेकिन इसके बाद लोगों की मौत होना रुकी नहीं। 1923 में फाइनेंसर जॉर्ज ए गोल्ड की फीवर की वजह से मौत हो जाती है जो इस टॉम में आए थे। इसके बाद 1928 में आर्थर माइस की आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से मौत हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट मेंबर थे एक्सकवेशन टीम के। इसके 1 साल बाद कार्टर के सेक्रेटरी की भी मौत हो जाती है। तो इन मौतों को देखकर लोग अपनी थ्योरीज बना रहे थे। कुछ लोग इसको कर्स बोल रहे थे, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि इनविजिबल इजिप्शियन गार्ड डेड फेरो को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन ये जो भी था इसका टारगेट हार्वर्ड कार्टर की टीम थी। लेकिन हार्वर्ड कार्टर खुद कैसे बचे रहे जिन्होंने इस टॉम को डिस्कवर किया था और इजिप्शियन फेरो को नींद से जगाया था। हार्वर्ड कार्टर की मौत होती है 64 इयर्स की एज में हॉजकिंस लम्फोमा डिजीज की वजह से इस टॉम के डिस्कवर होने के 16 साल बाद। तो यहाँ से तो कर्स वाली चीज ही खत्म हो जाती है, वरना अगर कोई कर्स होता तो सबसे पहले हार्वर्ड कार्टर को मरना चाहिए था। इनफैक्ट 52 लोग थे जब ये टॉम पहली बार खुला था, जिसमें सिर्फ 8 लोग मरे थे पहले 12 साल तक। तो ये कर्स वाली बात बस एक स्टोरी बेचने का तरीका था। वैसे भी हमने देखा कि चीजों को बढ़ा चढ़ाकर उन पर मसाला डालकर लोगों को बताने से अटेंशन ग्रैब होती है। खैर, टूटनखामुन का टॉम इंसान की तारीख का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है। पिरामिड ऑफ गीजा भी इजिप्शियन मिस्ट्री रहे हैं आज तक कि उन लोगों ने 4500 साल पहले इस तरह का स्ट्रक्चर कैसे बनाया। लेकिन अब इसकी कंस्ट्रक्शन की मिस्ट्री सॉल्व हो गई है और इजिप्शियंस ने किस तरह इस पिरामिड को बनाया इसकी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं 4500 साल पीछे पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के टाइम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।